बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 24 के साथ मैं हूँ अरसान अली। इस लेसन में हम बात करेंगे मेमोरी की। पिछले लेक्चर में भी हमने मेमोरी को डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी को और सेंसरी मेमोरी को। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी की, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लिहाजा लास्ट तक सुनिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा ताकि आपको बर वक्त जवाब मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी की डेफिनेशन से। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ब्रॉड मीनिंग फ्रेज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें वो तमाम मेमोरी स्टोर होती है जो अभी कुछ मिनट पहले गुजरी है। आपकी जो पर्सनल मेमोरीज़ है, चाहे वो सदियों पुरानी है या वो सब चीज़ें जो आपने सीखी हुई है, जिनकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आपने लास्ट नाइट में डिनर में क्या खाया था, जब आपकी बर्थडे पार्टी को आप रिकॉल करते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं, उसका सोचते हैं, अपने फेवरेट सॉन्ग को गाते हैं, लिरिक्स याद करते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही सेव होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के मतलब दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है जिसको मैं ट्रांसफर थ्योरी कह रहा हूँ और दूसरी पैरेलल थ्योरी कह रहा हूँ। ट्रांसफर थ्योरी ये है जो ट्रेडिशनल थ्योरी है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है, फिर वो उसकी प्रोसेसिंग होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी से कुछ इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है। जबकि जो दूसरी थ्योरी है वो है पैरेलल थ्योरी। वो ये समझती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ही साथ दोनों तरह की मेमोरीज में स्टोर हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी। एक बीमारी जिसका नाम है अल्ज़ाइमर डिसीज़, इसमें ये होता है कि नई लर्निंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, यानी जो पेशेंट है वो नई चीज़ें या उसकी लर्निंग उसमें कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के कंपोनेंट्स की। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला है डिक्लेरेटिव मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो आपको डेट्स और फेसेस, नेम्स वगैरह याद कराते हैं, यह है डिक्लेरेटिव मेमोरी। दूसरा है प्रोसीड्यूरल मेमोरी। प्रोसीड्यूरल मेमोरी क्या है? जिसमें आपके प्रोसीजर्स सेव होते हैं, आपके स्किल्स, आपकी हैबिट्स, आपका क्रिकेट खेलना, गाड़ी चलाना, आपके जो दीगर स्किल्स आप सीखते हैं जैसे शू लेसेस बांधना, बाईसाइकिल राइड करना, स्विमिंग, फुटबॉल खेलना, ये सारे के सारे प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का तीसरा कंपोनेंट है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में आपकी जितनी भी जनरल नॉलेज है दुनिया के बारे में, ये सारी की सारी स्टोर होती है। साइंटिफिक फार्मूलाज, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, कोई भी केमिकल फार्मूलाज जो आप स्टोर करते हैं, ये सारे के सारे सिमेंटिक मेमोरी में आते हैं। चौथी कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरी का एपिसोडिक मेमोरी। इसमें आपकी ज़िंदगी के जितने भी एपिसोड्स हैं, जितने भी आपकी ज़िंदगी के एपिसोड्स हैं, इवेंट्स हैं, जितने भी बायोग्राफिकल डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी इसी मेमोरी में सेव होती है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव मॉडल के। सो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव मॉड्यूल में हम क्या करते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं और इस तरह याद रखने में आसानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर याद रख लें मुग़ल एम्परर का किसने कौन बेटा कौन था, तो शाहजहां। इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट करके, एक चीज़ हमें आती हो तो दूसरी चीज़ उससे एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। प्राइमिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए याद करना आसान होती है, जबकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको याद रखना मुश्किल होता है। तो उस बेसिस पर हमने कुछ मेमोरीज में डिवाइड कर दिया इन्फॉर्मेशन को। एक है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी उन मेमोरीज को का कलेक्शन है जो इंटेंशनल है, जो कॉन्शियस है, जिनका हमें पता है। जैसे मेरा इंटरव्यू किस डेट को है, किस डेट को मेरा कोर्स स्टार्ट होगा, किस डेट को मेरी बर्थडे है, रात को मैंने क्या खाया था। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, जो मैं जानता हूँ। एक्सप्लिसिट मेमोरी के 2 टाइप्स हैं। एक है रिकॉल टेस्ट करें, यानी आप रिकॉल करें कि आपने क्या क्या किया था। दूसरा रिकॉग्निशन करें, आप सोचें, याद रखें, रिकॉग्निशन करें।
अब इम्प्लिसिट मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो आपके कॉन्शियस लेवल उससे अवेयर नहीं है, आपके कॉन्शियस लेवल को उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर है इसलिए आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं वो सारे के सारे अफेक्ट्स फोबियाज बनकर या फिर पॉजिटिव वाइब्स देकर आपके बिहेवियर को वो ग्रूम करते हैं। प्रोसेसिंग थ्योरीज के लेवल्स। प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर आपकी अटेंशन इतनी ज़्यादा ना हो वो आप जल्दी भूल जाएंगे, वो शैलो लेवल में ही रहेगी और जल्दी भूल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो इन्फॉर्मेशन जिसको आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं वो फिर डीपर लेवल पे चली जाएगी और वो भूलनी मुश्किल हो जाएगी, वो फिर भूलेगी नहीं। तो मेमोरी का जो डीपेस्ट लेवल है जहाँ पर जाना चाहिए उसमें क्या होगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन जिसको आपने ज़्यादा अटेंशन दी, जो वाइडर कॉन्टेक्स्ट था, आपने उसको ज़्यादा अच्छी तरह से पर्सपेक्टिव तरीके से उसको एनालाइज किया, अब वो इन्फॉर्मेशन आपके डीपेस्ट लेवल मेमोरी में जा चुकी है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिकॉल और रिट्रैवल कैसे करना है। आपने हर चीज़ को वक्तन रिवाइज करते रहना है। इस चैप्टर के बिल्कुल आखिर में जब हम जाएंगे मैं आपको 3R का फिनोमेना समझाऊंगा जो मोस्टली पेपर्स में आ चुका है, इसे लास्ट तक देखिएगा। फ्लैश बल्ब मेमोरीज, ये ऐसी मेमोरीज है जो बिल्कुल क्लियर होती है, जैसे स्नैपशॉट क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर। यानी कोई एक्सीडेंट, कोई इंटरव्यू रूम में जो आपसे सवाल जो आप पूछे गए, कोई सरप्राइज़ जो आपको दिया गया, कोई सदमा जो आपको लगा था, आपकी क्लास में आपका फर्स्ट डे, आपका एक नया फ्रेंड बना, ये फ्लैश बल्ब मेमोरीज होती है जो कभी भूल नहीं सकती, बिल्कुल ऐसे क्लियर विविड एज अ स्नैपशॉट जैसे अभी अभी ली गई हो। एक फिनोमेना यहाँ जिक्र किया गया है, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। टिप ऑफ द टंग फिनोमेना ये है कि आप लोग हर अपनी चीज़ों को रिकॉल करते रहे, लेकिन टिप ऑफ द टंग फिनोमेना ही कहता है कि अगर आप लोग इवेंट्स को, डिटेल्स को, इंफॉर्मेशन को जो है वो रिकॉल कभी कभार नहीं कर सकते। इसकी वजूहत क्या होती है? 3 वजह होती है। पहली वजह होती है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके पास, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, ये एक वजह है। इस वजह से क्या होता है कि आपको फिर रिकॉल करने में मसला होता है। दूसरा ये कि एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है इसलिए आपको कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरा कि प्री ऑक्यूपेशन की वजह से भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद है ऑटो बायोग्राफिकल मेमोरी। अब ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या है? जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें गुजर चुकी है, पास्ट लाइफ इवेंट्स थे, सर्कमस्टांसेस थे, एपिसोड्स थे, या कोई भी हैपनिंग जो हुई है उनके रिकलेक्शन को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज। अब ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज ऐसी होती है जो या तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी बदली होती है, यहाँ बहुत तकलीफ़देह होती है। तो जो बैरलेट है उसके मुताबिक उसने एक टर्म इस्तेमाल किया स्कीमैस, इसको आपने याद कर लेना, स्कीमैस। इसका मतलब ये एक जनरल थीम है मेमोरी में जो स्पेसिफिक डिटेल्स में शामिल होती है। यानी इसने क्या किया होता है, जैसे कंप्यूटर में हमने फोल्डर्स बनाए होते हैं, हर फोल्डर में अलग तरह की चीज़ें होती हैं, इसने भी ऐसे किया हुआ है कि स्कीमैस बनाए हुए हैं जहाँ पर हर एक स्कीमैस में डिफरेंट रिलेटिव स्पेसिफिक डिटेल्स मौजूद हैं और इररेलेवेंट और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स को डिलीट कर दिया जाता है। एक और टर्म यहाँ पर आ रही है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर सकते, रीट्राइव नहीं कर सकते, तो इस तरह की मसले को हम कहेंगे फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के जहाँ मसले और परेशानी है वहीं फॉरगेटिंग एक बहुत तोहफा भी है। क्यों? क्योंकि जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, जिस पर आपकी इंटेंशन नहीं होती, जो आप रिकॉल नहीं करते, वो आपका ब्रेन उसको फॉरगेट कर देता है, यानी डिलीट कर देता है। तो फॉरगेटिंग किस तरह से होती है, इस पर भी कुछ थ्योरीज हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है वो ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है जो इन्फॉर्मेशन है जितनी पुरानी होती जाती है वो उस तरह डिलीट होती जाती है। हालांकि ये जो डिके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग है इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं और ये गलत थ्योरी है, इस पर जो है वो आप अपने कमेंट्स भी पास कर सकते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो है रिट्राइवल ऑफ द लर्न फिनोमेना। यानी इसकी भी 2 तरह है, एक है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एक है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इस पर भी अभी हम बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इस सेमेस्टर में साइकोलॉजी पढ़ी और पिछले सेमेस्टर में सोशियोलॉजी पढ़ी थी,
तो अब जब साइकोलॉजी का पेपर होगा तो कुछ चीज़ें सोशियोलॉजी की भी आपके जहन में आती रहेगी। तो ये हो गया प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा कि जब आपका साइकोलॉजी का पेपर होगा तो आपके में क्या होगा कि जो पिछले कॉन्सेप्ट्स थे और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और इस तरह की इंटरफेरेंस को कहेंगे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की गई है रिप्रेशन। रिप्रेशन में ये होता है कि आप कुछ थॉट्स को, कुछ इवेंट्स को, कुछ फेयर्स को जो डिज़ायरेबल होते हैं, अनअटेंशनेबल होते हैं, आप उनको अनकॉन्शियसनेस में ले जाते हैं ताकि वो आपको याद ना आ सके। मेमोरी और रिकॉलिंग को इम्प्रूव करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है एलोबरेटिव रिहर्सल, दूसरा है मिनोमिक्स, तीसरा है मेथड ऑफ लोकाई। अब जो पहला मेथड है हम और तीनों मेथड्स पे ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम ओवर लर्निंग की। ओवर लर्निंग क्या होता है कि आप एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ें, जैसे साइंस को, मैथ को, हिस्ट्री को, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बेटर मेमोरी के लिए। दूसरा जो है वो है निमोनिक्स। निमोनिक्स में होता है कि इसमें होता है कि शॉर्ट डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, इनकोड करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो सकती है। पहली है चंकिंग, राइमिंग, रीडिंग अलाउड, स्लीप इंटरवल्स। सॉरी, ये वो तरीके हैं जो अच्छे आपकी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। चंकिंग करना, राइमिंग करना, ऊंचा पढ़ना, सही टाइम पर सोना जागना, तो ये बेहतर कर सकता है आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को। आखिर में मैंने कहा था 3R के बारे में बताऊंगा। 3R का मतलब है रीड, रिव्यू और रीसाइट। ये वो 3 तरीके हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, और फिर डीपेस्ट मेमोरी में ही चले जाएंगे। तो पहला है रीड, यानी जो आपके पास मटेरियल है उससे गो थ्रू हो जाए। दूसरा है रीसाइट। रीसाइट ये होता है कि आप उसको रिसाइट करें, उसके मतलब जानने की कोशिश करें, लर्न करें। तीसरा है रिव्यू। रिव्यू में ये होगा कि जो आपने रीसाइट किया है, रीड किया है, उसको एक दफ़ा रिव्यू करें टाइम टू टाइम, वक्तन आप उसको रिव्यू करते रहे, वरना आपको भूल सकता है। फॉरगेटिंग टाइम पीरियड जो है वो 1 घंटे से 9 घंटे तक होता है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो ये तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, और अगले चैप्टर्स को समझने के लिए भी ये चैप्टर आपको सही तरह आना होगा। कोई भी सवाल हो आपका कमेंट बॉक्स में जाइए, सवाल लिखिए। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।